बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अफगानिस्तान की सूरत हाल बहुत दिलचस्प अंदाज से डेवलप हो रही है, हम उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अब से कुछ देर पहले होने वाली एक अहम पेशरफ पे बात करते हैं, और वो है नूर मुक़द्दम कत्ल केस से मुताल्लिक। ज़ाहिर है सब जानते हैं जिस लर्ज़ाखेज़ अंदाज में कत्ल हुआ और कातिल ज़ाहिर जाफ़र, और सारे मामला इस वक्त अदालत में जारी है। पेशरफ अब से कुछ देर पहले जो हुई है वो ये हुई है कि इस हवाले से ज़ाहिर जाफ़र जिस इंस्टीट्यूट में काम करता था, वो थेरेपी सेशंस भी दिया करता था थेरेपी वर्क्स नामी इस इदारे में, और ख़्याल ये भी है कि ज़ाहिर जाफ़र की जो वालदा हैं, जो कि ख़ुद भी इस वक्त जेल में हैं और जिन पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने इस कत्ल को छुपाने में एक किरदार अदा किया, उसके पेरेंट्स ज़ाहिर जाफ़र के दोनों जो है उस वक्त जेल में हैं। तो ज़ाहिर जाफ़र की जो वालदा हैं वो अभी भी, यानी कि कत्ल के दिन तक भी उस इदारे से वाबस्ता थी, ये एक कभी ख्याल है। तो बहरहाल पेशरफ ये भी कि इस सारे इंसिडेंट के बाद जिस इदारे से वाबस्ता था ज़ाहिर जाफ़र, जिसका नाम थेरेपी वर्क्स था, उस इदारे के भी 6 अफराद बशमूल इनके जो सरबरा हैं और 5 मुलाजमीन, इनको भी गिरफ्तार किया गया था। आज इस हवाले से फिर उन्होंने इस पर ज़मानत की इस्तदा की थी कि हम इस केस में मुलविस नहीं हैं और हमें इससे रिहाई दी जाए, और आज इस हवाले से डिटेल तकरीबन 1.5 घंटे की समाअत हुई, जिसके बाद जज साहब ने कहा था, इस्लामाबाद की जो मकामी अदालत उनके जज साहब ने कहा था कि फ़ैसला महफूज कर लिया गया और कल सुनाया जाएगा, और आज 8:30 पौने 9 बजे के करीब ये फैसला सुना दिया गया कि जिसके नतीजे में हम ये कहते हैं कि पहली ज़मानतें, यानी कि ज़मानतें ये होना शुरू हो गई, या पहली जो ज़मानतें हुई हैं इस हाई प्रोफाइल केस में वो हो गई हैं। ये जो 6 अफराद हैं थेरेपी वर्क्स से वाबस्ता, जिसमें थेरेपी वर्क्स की ओनर और बाकी 5 अफराद, उनको अदालत ने ज़मानत दे दी है। इन पर इल्ज़ाम क्या था? इन पर क्या इल्ज़ाम था कि ये किस अंदाज से इस कत्ल में मुलविस हैं, और अब जब ये रिहा हो गए तो इस नूर मुक़द्दम का क्या कहना है, या उनकी फैमिली का या उनके लॉयर का क्या कहना है, ये ज़रा हम जान लेते हैं, चूँकि इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है। इसमें 6 अफराद की ज़मानतें हो गई हैं। हमारे साथ नूर मुक़द्दम के जो वकील हैं, यानी कि शाह खावर साहब, जो कि ऑफ कोर्स आज भी इस केस के हवाले से जो फ़रीक़ मुखालिफ थे और अदालत में मौजूद रहे, और वो इसके दलाइल देते रहे कि क्यों इनको रिहाई नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन ज़मानत हो गई है, वो हमारे साथ मौजूद है। शाह खावर साहब, सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ज़रा पहले हमें ये समझा दें कि आपकी क्या प्ली थी। एक शख्स है ज़ाहिर जाफ़र जिसने कत्ल किया है, उसके पेरेंट्स का तो ठीक है, हमें समझ आ गया कि वो क्यों इस वक्त गिरफ्तार हैं, कि जनाब ज़ाहिर जाफ़र ने उनको इत्तला दी कत्ल की, तो वो बजाय इसके कि पुलिस को इन्फॉर्म करते वो अपने तौर पर बचाते रहे, यानी कि टेक्निकली एक जुर्म को छुपाने की कोशिश करते रहे, जो कि इटसेल्फ एक जुर्म है। अब ये कातिल एक इदारे से वाबस्ता था, इसकी वालदा अभी भी उस इदारे से वाबस्ता हैं जिसका नाम थेरेपी वर्क्स है, उस इदारे के 6 अफराद गिरफ्तार हो गए। ये केस जब किस स्टेज पे पहुंचा था तब गिरफ्तार हुए थे, और क्यों गिरफ्तार हुए थे? इन पर क्या इल्जाम था कि इन्होंने किस अंदाज से इस कत्ल में साथ दे दिया? जी वसीम, बात ये है कि एक बात तो मैं पहले आपको ये वाजे कर दूं कि किसी की जमानत हो जाना जो है उसका ये मतलब नहीं है कि उस पर इल्जामात खत्म हो गए हैं और वो बरी हो गए हैं, क्योंकि ट्रायल में तो वो अपने अभी भी मुल्जिम हैं, और जब ये चालान पेश होगा तो उनका केस जो है वो ट्रायल कोर्ट अपने अंदाज में देखेगी जो उनके खिलाफ शहादतें हैं। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ये जमानत जो है ये स्वाबदीदी इख्तियार है किसी भी अदालत का। ये जज जो है वो स्वाबदीदी इख्तियार अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी कोई इतनी बहुत अजीब बात नहीं है। अब जहां तक इनके रोल का ताल्लुक है, वो रोल इनका बड़ा अहम रोल है और बड़ा मानीखेज रोल है। वो क्या है? खास तौर पे जो थेरेपी वर्क्स के जो इंचार्ज हैं, वो चूंकि ये सारे मामला को देख रहे थे, जो पुलिस की जो फाइंडिंग्स हैं या तफ्तीश है वो ये कहती है कि मुल्जिम के वालिदैन ने बजाय पुलिस को इत्ला करने के उन्होंने थेरेपी वर्क्स की खिदमत हासिल की कि आप जाएं और जाके उन चीजों को कंट्रोल करें और चीजों को मैनेज करें। तो जब वो वहां पे पहुंच भी गए, और चूंकि इसके जो ओनर हैं वो इन सारी चीजों को खुद रेगुलेट या मॉनिटर कर रहे थे, तो उनमें आपने देखा कि जब उनका अपना ही एक थेरेपी सेंटर का मुलाजिम अमजद उसको जब अंदर गया तो मुल्जिम ने समझा कि शायद ये कोई और है, तो उसने जल्दी में उसको भी जख्मी किया और शदीद जख्मी किया। सही है। उसको एक एब्डोमेन में भी छुरी लगी है, एक उसके शिन पे वो लगी, वो जो पेंडी होती है। तो अब ये था कि बजाय इसके कि जब उसको इंजर्ड किया गया, ये भी एक क्रिमिनल एक्ट है, तो बजाय इसके कि वो पुलिस को रिपोर्ट करते, उनको चाहिए था कि पुलिस स्टेशन जाते, वहां पे उनकी इंजरी स्टेटमेंट बनती, और कांस्टेबल की निगरानी में उनको जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है वहां पे मेडिकल लीगल रिपोर्ट बनती, जो कि क्रिमिनल केसेस में बनती है। अब इन्होंने किया क्या कि पहले उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए, उन्होंने इनकार कर दिया ट्रीट करने से, फिर ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए। सही है। और वहां पे उन्होंने जाहिर किया कि ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है। ठीक है। तो ताकि इसकी MLR न बन सके, तो उसको एक काबिल दस्तंदाजी जुर्म को उन्होंने रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जाहिर करके
ये भी एक ताज़ीरात पाकिस्तान में जुर्म है कि आपका के साथ एक जुर्म का इर्तिकाब हुआ है और आपको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप कानून नाफिज करने वालों को एक दूसरे एंगल पे लेके जा रहे हैं। तो ये एक काबिले दस्तंदाजी जुर्म है ये। तो खावर साहब, उस तो पर अगर ये कहा जाए, यानी ये समझने के लिए, चूंकि जाहिर है केस बहुत हाई प्रोफाइल है और जब ये खबर आई है तो लोगों की सबकी आईब्रोज रेज हो गई कि यार इतना बड़ा मुकदमा, इसमें जमानतें हो गई। तो जाहिर है मामला ये है कि जाहिर जाफर एक इदारे से वापस आता थेरेपी वर्क, उसके 6 अफराद की भी बशमूल उनके ओनर के, और आप ये कह रहे हैं कि उनके जाहिर जाफर ने अपने वालिद से रब्ता किया, वालिद ने थेरेपी वर्क्स वालों से रब्ता किया, थेरेपी वर्क्स वालों ने अपना एक बंदा जिसका नाम अमजद था उसको भेजा। जाहिर जाफर समझा कि ये कोई आउटसाइडर है, उसको नहीं मालूम था कि कवर अप करने के लिए है, उसने उस पर भी अटैक किया, वो जख्मी हुआ। जब जख्मी किया तो चाहिए तो उनको यह था कि पुलिस स्टेशन जाते और मामला बताते, बजाय उसके उन्होंने ये नहीं किया और वो किया जो आपने बताया। अब अगर उस पर प्ली ये ले जाए कि भाई एक मुजरिमाना गफलत है, ये इनको ऐसा हरगिज भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये मुजरिमाना गफलत ही है, इससे किसी अंदाज से इस कत्ल के प्लानर्स या एग्जीक्यूटिव्स में शामिल होना कैसे साबित होता है इन मीडिया ये थेरेपी वर्क्स वालों का? देखिए, इसमें जो मेन एलिगेशन ये है कि किसी भी शहादत को, एक जुर्म की शहादत को छुपाना या उसको वॉश करना, ये एक जुर्म है दफा 201 के तहत। और उस जुर्म का इर्तिकाब तो पूरा नहीं हो सका क्योंकि फिर पुलिस पहुंच गई, उन्होंने सारी चीजें सिक्योर कर ली, लेकिन उन्होंने उसको छुपाने की कोशिश करने का इल्जाम है इनके ऊपर। और आपका क्या मौक़िफ़ है कि ताज़ीरात और आइन वगैरह के तहत ये जो जुर्म जो आप बता रहे हैं, जो थेरेपी वर्क्स वालों का, इसके तहत कौन सी दफा लगती है या क्या सजा बनती है? इसमें तो एक 201 भी है, इसमें 188 भी है। किसी भी पुलिस को या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी को असल वाकये से जो है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देना, जैसे कि मैंने बताया कि उनका ये मेडिकल लीगल रिपोर्ट होनी चाहिए थी, पुलिस रिपोर्ट होनी चाहिए थी, उन्होंने इसको जाहिर किया कि ये एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है। इसकी सजा क्या बनती है आपके ख्याल में? इसकी सजा कोई 7 साल की कैद बनती है तकरीबन, इसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट। क्या आपको ताज्जुब है आज इस जमानत पे? वसीम साहब जी, मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली जो 10 साल से कम जिसमें सजा होती है उसमें नॉर्मली अदालतें जमानत भी दे देती हैं बाद गिरफ्तारी, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको, सरप्राइज या डिसअपॉइंटेड नहीं है आप इस फैसले में? नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं है। हमारा जो अभी भी फोकस है, जहां तक मेन मुल्जिम जो जाहिर जाफर के मुतालिक है, वो तो सारी चीजें अभी भी इंटैक्ट हैं, उसके खिलाफ वाज़ेह शहादत मौजूद है और इंशाअल्लाह वो जब केस अदालत में जाएगा तो इतनी हमारे पास एविडेंस मौजूद है, इतनी वाकयाती शहादत, इतनी फोरेंसिक शहादत मौजूद है कि वो इंशाल्लाह सजा से नहीं बच सकेगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया शाह खबर, मुकदम के वकील, इस सारे केस का हमें ये बैकग्राउंड बता रहे थे। ये डेवलपिंग स्टोरी हमने कहा इससे आगाज़ करें। अब ज़रा क्विकली एक और डेवलपिंग स्टोरी की जिसकी वजह से यानी पूरी दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी खबर जाहिर है वो है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के हवाले से बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। ओवरऑल जाहिर है अफ़गानिस्तान इस वक्त ब्लडलेस है, जितना सोचा था उसके मुकाबले में तो ऑफकोर्स इसको हम ब्लडलेस कहेंगे क्योंकि ख्याल था कि खूरेज़ी ना हो जाए, ये सब कुछ ना हो जाए। हाँ, काबुल एयरपोर्ट के आसपास बहुत अफरा तफरी है, वहाँ से हलाकतों की भी खबरें आई हैं। अब से कुछ देर पहले वहाँ पर आग लगने की भी खबर आई, वो भी हम ज़रा पूछेंगे अभी अपने मेहमानों से कि वो क्या मामला हुआ अब से कुछ देर पहले। और अभी इस वक्त ये मामला भी है कि एक तरफ ये खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ये चाहता है कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर 31 अगस्त की उसने डेडलाइन तो दी है कि अपने फोर्सेस के इनखला की, लेकिन उसमें कुछ तोसी हो जाए। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के तर्जुमान सोहेल शाहीन ने वजाहत की कि इसमें जो भी इजाफा होगा वो हम जो अमेरिकी जो तसल्लुत है उसमें एक्सटेंशन समझेंगे और जब ये होगा तो फिर इसका अपना एक रद्द-ए-अमल भी होगा। ये कहा है तालिबान के तर्जुमान ने, सोहेल शाहीन ने। और अब ये खबरें हैं कि उनसे कॉन्टैक्ट हो रहा है कि जनाब किसी तरीके से उनके इसमें रजामंद किया जाए कि वो ज़रा इस बात पर राज़ी हो जाएं कि अमेरिकन फोर्सेस का इनखला कुछ ताख़ीर से हो। मगर अभी इस वक्त ओवरऑल अफ़गानिस्तान में क्या सूरत हाल है, आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इस पर बात की है, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने, सब ने। तो हमारे साथ दो बड़े मुअज़्ज़िज़ हमारे मेहमान मौजूद हैं। एक तो अफ़गानिस्तान में जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, आई एम रियली ग्रेटफुल कि वो हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ, मौजूद है बाय स्काइप कनेक्शन मंसूर अहमद ख़ान साहब, ताकि हम उनसे जान सकें कि वहाँ पर अभी पाकिस्तानी सफारत खाना और ओवरऑल सिचुएशन क्या है। सर थैंक यू वेरी मच। और अभी हमारे रिपोर्टर पहुँचे अफ़गानिस्तान, अख्तर गुलफाम साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच। मंसूर साहब, अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं क्विकली ज़रा अख्तर गुलफाम से पूछना चाहता हूँ कि काबुल शहर, अभी एयरपोर्ट की सूरत हाल तो अपनी जगह है, वो मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन ये अख्तर साहब, ये काबुल शहर वैसे अब एक मामूल का मंजरनामा पेश कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स, बाजार, ये वो इबादत गाहें, जिस तरह कोई भी और शहर होता है, वैसी सूरत हाल है?
बिल्कुल वसीम, थैंक यू सो मच वसीम। बिल्कुल जब हम आज काबुल पहुंचे हैं तो काबुल की जो आम जो शहरी है वो बिल्कुल इनकी मार्केटें, बाजारें, शॉपिंग मॉल्स, इबादत गाहें, मसाजिद सारे खुली हुई हैं। अच्छा। आवाम बिल्कुल अपनी रोज़मर्रा जो इनकी ज़िंदगी है उसमें मशगूल हो गए हैं। और जिस तरह का तासुर दिया जा रहा था कि काबुल के लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, इस तरह की हमें कोई सूरत-ए-हाल जो है वो सामने नहीं आई है। हमने यहाँ मुख्तलिफ मकामात पर जो है शहरियों से बातचीत भी की, अफगान शहरियों से। वो बिला खौफ खतर अपना कारोबार जारी रखे हुए हैं और वो उनका ये कहना है कि अफगानिस्तान का मुस्तकबिल के जो भी फैसला हो, लेकिन दोनों फरीकैन मिल बैठकर इस मसले का कोई हल निकाले। तालिबान के मुसल्ला दस्ते गश्त करते नजर आते हैं हर जगह काबुल में। जब हम आज काबुल पहुंचे, काबुल के मुख्तलिफ शाहराहों चौराहों पे हमें तालिबान की जो गश्तें हैं वो गश्त करती हुई बिल्कुल नज़र आई है। और मुख्तलिफ चेक पोस्टों पे काफ़ी खुश अखलाकी से आवाम के साथ पेश आ रहे थे, कोई इनको मुश्किलात पेश नहीं आ रही थी और इनके साथ काफ़ी आसान तरीके से पेश आ रहे थे। अच्छा, प्लीज हमारे साथ रहिएगा। अब सर एम्बेसडर साहब, आप हमें प्लीज ये समझाइएगा, जो कि ज़ाहिर वहाँ पर मौजूद है और आपकी बहुत रसाई है इन्फॉर्मेशन तक, मैं आपसे पाकिस्तानियों के मुतालिक भी पूछूंगा जो वहाँ पर है और हमारा सफारत खाना भी। लेकिन पहले अगर ये बता सकें कि अगर अफगानिस्तान बिलउमूम और काबुल बिलखुसूस अगर इतना काम है जैसा कि अख्तर गुलफाम बता रहे हैं और बाकी ज़राए भी ये बता रहे हैं, तो फिर ये जो हुजूम है काबुल एयरपोर्ट पे के लोग जो बाहर जाना चाह रहे हैं, जिसके नतीजे में हलाकतें भी हो रही हैं, ये फिर ये कौन सा तबका है और ये क्यों है अफगान, ये काबुल एयरपोर्ट इतना टेंस क्यों है? देखिए, जो 15 अगस्त को 2021 को जो यहाँ पे वाकयात हुए हैं वो तारीखी अहमियत के हामिल हैं। बिल्कुल सही। अचानक गुज़िश्ता हुकूमत को जाना पड़ा, वो चली गई, तमाम जो इदारे और वो रुखसत हो गए और उससे एक खिला पैदा हो गया। उसके बाद से अब एक नई हुकूमत का क़याम अमल में नहीं आ सका और उसकी वजह ये है कि नई हुकूमत का क़याम, नए निज़ाम का क़याम जो है वो मशरूत है गैर मुल्की फौजों के, यूएस और नेटो की अफवाज के इनखला से। और इन दोनों चीजों ने तकरीबन एक दूसरे के साथ ही होना है। जो इस वक्त जो अभी तक जो डेडलाइन है गैर मुल्की फौजों या यूएस और नेटो की अफवाज के इनखला की, वो जो दो मुतफ़िक़ा तौर पर दोनों साइड ने तय की हुई थी प्रेसिडेंट बाइडेन के अनाउंसमेंट के बाद, वो 31 अगस्त तक है। अब उसमें ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद वो 31 अगस्त के बाद चंद दिन और ले सकें। अब जब ये सारा प्रोसेस हुआ, 15 अगस्त को तालिबान काबुल में दाखिल हुए, गुज़िश्ता हुकूमत चली गई, तो उससे एक गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हुई। तालिबान ने काबुल शहर की सिक्योरिटी को तो संभाल लिया, दूसरे शहरों में भी अमन और अमान कायम किया, काबुल के अंदर भी किया, लेकिन चूंकि बाकी जो वेस्टर्न सिफारत खाने, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की जो सिफारत खाने हैं वो शिफ्ट हो गए एयरपोर्ट पे अपनी फौजों के और अपने अमले के और उन अफगान लोगों के इनखला के लिए जिनको वो साथ लेकर जाना चाहते हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता 20 साल में उनके लिए काम किया है। अब जब उन्होंने इवैक्यूएशन की कॉल दी तो उसमें हजारों की तादाद में अफगान एयरपोर्ट के इर्द गिर्द जमा हो गए और उन्होंने एयरपोर्ट के, काबुल एयरपोर्ट के तमाम रास्तों को ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि बेसिकली हर शख्स, हर अफगान शख्स इस को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहा है कि जाके वेस्ट के किसी कंट्री में जाके सेटल हो जाएगा। और इस वजह से वहाँ काफी बदनज़मी देखने में आई। हमारे ख्याल में इस इवैक्यूएशन के अमल को बहुत मरबूत और मुनज़्ज़म तरीके से किया जा सकता था। हमने इस इवैक्यूएशन के अमल में जितनी भी हम मदद कर सकते थे, पाकिस्तानियों को लाने में, गैर मुल्कियों को महफूज मकामात तक लाने में और अफगान को भी रिलोकेट करने में पाकिस्तान में हमने अपना किरदार अदा किया है। उस किरदार पे भी जरा मुझे बताइएगा। लेकिन मैं बताएं, अभी अब से कुछ देर पहले खबर चली, आपको कुछ है इत्तला इस हवाले से कि काबुल एयरपोर्ट से धुएं के बादल उठते दिखाई दे रहे हैं, किसी हिस्से में आग लग गई, क्या ये कोई हादसा हुआ है? ये क्या आपको ये रिपोर्ट आई है काबुल एयरपोर्ट पे। देखें, कल भी फायरिंग हुई थी और उससे कुछ 7 अफगान जानें ज़ाया हो गई थी, अफगान लोग शहीद हो गए थे। आज भी दिन में कोई वाकया हुआ था जिसमें एक फर्द के शहीद होने की इतला थी। और अब ये रिपोर्ट है, लेकिन इसको हम वेरीफाई नहीं अभी तक करवा सकते, शायद थोड़ी देर तक कुछ वेरीफाई। फायरिंग का मामला क्यों पेश आ रहा है? यानी कि वहां पर आपने बताया कि क्योस इसलिए हो गया है कि एक तो ये कि अफगान शहरी बहुत सारे उसको एज एन अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि वेस्ट में चले जाएं, और दूसरा है कि जितने भी मुताल्लिका ममालिक हैं उन्होंने अपने सिफारत खाने मूव कर दिए अपने अमले के हमरा, ताकि वो सब इवैक्यूएट करें जल्दी जल्दी वहाँ पे। तो उसके नतीजे में अगर बदनज़मी हो रही है तो ये फायर तो स्ट्रेट फायर, हलाकतें, 20 से ज़्यादा लोग, ये क्यों हो रहा है? ये कहाँ से हो रहा है और क्यों हो रहा है? देखिए, इसीलिए हो रहा है ना क्योंकि जब वो अपनी इवैक्यूएशन की फ्लाइट चला रहे हैं तो वहां से बहुत बड़े अफगान लोगों के हजूम, आपने देखा होगा वो कुछ दिन पहले तैयारे के इर्द गिर्द
लटकने की कोशिशें भी कर रहे थे और उसमें से गिरे भी लोग, अनफॉर्चुनेटली उसमें भी लोगों की शहादतें हुई। तो जब असल में तो वसीम बदामी साहब, होना ये चाहिए था कि तालिबान के दाखिले का अमल, गैर मुल्की अफवाज के इनखला का अमल आपस में कोऑर्डिनेटेड तरीके से होता, और जैसे ही गैर मुल्की अफवाज का इनखला हो रहा था, एक नया ट्रांजिशनल या इंटरिम सेटअप यहाँ पे चार्ज ले रहा होता, ताकि ये इस किस्म के हालात देखने में ना आते। लेकिन अब चूंकि ये सारा इस तरीके से हुआ है, तो मेरा ख्याल में आइंदा भी, अब आने वाले दिनों में और हफ्तों में इंटरनेशनल कम्युनिटी का फोकस इन चीजों पर होना चाहिए कि मजीद इस प्रोसेस को बदनजमी से बचाया जाए। और पाकिस्तान, ठीक है, और सर पाकिस्तानियों की अगर बात करें, वो वहां पर कितने हैं? और पाकिस्तानी, एक तो मैंने आम पाकिस्तानी भी, और हमारे सफारत खाने का अमला उतना ही है जितना था, या उसको भी इन हालात की वजह से मिनिमाइज किया है हमने? क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4-5 सफारत खाने वहाँ काम कर रहे हैं, इसमें एक पाकिस्तान का है। जी 4-5 सफारत खाने काम करें, जिसमें सबसे ज्यादा मुतल्लिक और फाल इस वक्त हमारा सफारत खाना है। हम अपनी पूरी स्ट्रेंथ पर काम कर रहे हैं और तकरीबन 24 घंटे दिन और रात काम कर रहे हैं। यहाँ पे इस दौरान में हमने जो भी ये गुज़िश्ता हफ्ते के वाक़यात हुए, हमने जहाँ से कुछ 400 पाकिस्तानी जो इवैक्यूएशन चाहते थे, पाकिस्तान जाना चाहते थे, उनको पाकिस्तान बाहिफाजत पहुँचाया, CIA की फ्लाइट, स्पेशल फ्लाइट के जरिए भी और बाय रोड भी, तोरखम के जरिए भी। अब पाकिस्तानियों का इनखला मुकम्मल हो चुका है। इसके अलावा हमने सर अभी एज वी स्पीक एम्बेसडर साहब, कोई ऐसा पाकिस्तानी अफगान सरजमीन पर नहीं है जो वहां रहना ना चाहता हो और जबरदस्ती रह रहा है? ऐसा एक भी पाकिस्तानी नहीं है? जी बिल्कुल ऐसे नहीं है। और जो भी अगर हमें कल भी कुछ पाकिस्तानी अप्रोच करेंगे कि वो वापस जाना चाहते हैं, तो हमारे पास इंतजाम है बाय रोड उनको तोरखम के जरिए बाहिफाजत वापस भेजने का। तो हमारे पास कोई भी बैकलॉग नहीं है पाकिस्तानियों के इनखला का। राइट, ठीक सर, प्लीज अगर मेरे साथ रहें। मैं, आपने जो बात की बड़ी लॉजिकल है। मैं जरा अमेरिका जाऊँ, वहाँ पर ये फैज़ रहमान साहब हमारे साथ तशरीफ फरमाए, सीनियर एनालिस्ट, और आपने वॉइस ऑफ अमेरिका को भी, वहाँ पर उर्दू डिपार्टमेंट को हेड किया और सारा सिलसिला। सर बहुत शुक्रिया फैज़ रहमान साहब। एम्बेसडर साहब हमारे साथ हैं जो कि अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान के। तो वो जो बात कर रहे हैं कि भाई काबुल एयरपोर्ट पर इस वक्त क्योस इसलिए है कि बस जिस हेस्ट में सारा मामला हुआ है तो एकदम सारे जो ममालिक की एम्बेसीज हैं वो मूव हुए हैं काबुल एयरपोर्ट की तरफ, अपने अमले को उन्होंने निकालना है। वहाँ से अफगान शहरी भी जमा हो रहे हैं और एक अजीब व गरीब सूरत हाल हो गई है। और वो कह रहे हैं होना ये चाहिए था कि ज़ाहिर है एक प्लान हो जाता सारा कुछ कि भाई हम यही शेड्यूल होगा इवैक्यूएशन का और सारा कुछ। तो ये तो सुनने में बड़ी लॉजिकल सी बात लग रही है कि हाँ ऑफकोर्स ऐसे ही होना चाहिए था। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ फिर आपके ख्याल में? बहुत बहुत शुक्रिया वसीम, थैंक यू वेरी मच, आपने शो पे लिया मुझे। मैं 100% मुत्तफिक हूँ डॉक्टर साहब की इस बात से कि वाकई इसको प्लान होना चाहिए था। इस वक्त जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक के मुकाबले में कई ज्यादा अहसन तरीके से, बेहतर तरीके से इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया है और अपना एक जिसे एक बिहेवियर कहते हैं, अभी जो रवैया जो रखा है अपने साथ, अपने लोगों के साथ और वहाँ के लोगों के साथ। यहाँ तो ऐसा नजर आता है, मेरी अकल हैरान है कि ये अमेरिका जिसको जाहिर है कि इस वक्त भी सोल सुपर पावर है, इतनी नालायकी, इतनी नाअहली, और जब एक अरसे से ये बात मालूम थी कि आप इस गेट तक निकल जाएंगे, तो यानी इनको पेंटागन के जो कर्बी साहब थे, एडमिरल कर्बी जो इसके स्पोक्स पर्सन थे, वहाँ इवैक्यूएशन होकर यहाँ फ्लाइट्स पहुंच चुकी थी और उनको ये नहीं मालूम था कि इसमें कितने सिटीजन शामिल हैं और कितने अफगान शामिल हैं जो उनके फौजियों के तर्जुमान वहाँ रह चुके थे। तो ये तो इंतहाई नालायकी और नाअहली का इन्होंने सबूत दिया है और उसकी वजह ये है, और यही वजह है कि यहाँ पर दोनों तरफ से इस एडमिनिस्ट्रेशन पर ठीक ठाक लान तान हो रही है। खुद और वहाँ बाइडेन की पॉपुलैरिटी में भी एक बड़ा मेजर डिप आया है यूनाइटेड स्टेट्स में। बिल्कुल बिल्कुल, इस हवाले से इन पर जो खुद इनके अपने डेमोक्रेट्स हैं वो भी इन पर जबरदस्त तनकीद कर रहे हैं, बल्कि कुछ लोगों ने तो बाकायदा गालियां वालियां इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ट्विटर पे। लेकिन देखिए यही हैरत की बात है कि एक जो जिसे कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस, जिसे एक फेक एरोगेंस ये समझ लीजिए, जो वही आपको यहाँ पूरी कारफरमा होती नजर आ रही है। और ये सब कुछ जो हो रहा है वहाँ एयरपोर्ट पर जो नजर आ रहा है और जो एम्बेसडर साहब ने जैसा फरमाया कि ये इस वजह से नजर आ रहा है कि वहाँ जो टेक ओवर हुआ है वो इनकी अपनी ईमा पर हुआ था। ये वो लोग हैं तालिबान जो वहां पर पहुंचे हैं, जिनको बाकायदा एक वॉक ओवर दिया गया है, उसमें मेजर मुहर्रिक अमेरिका और तालिबान का माहिदा था। सही है। और उस माहिदे के तहत ये सब कुछ हुआ। उसी माहिदे के तहत अशरफ गनी साहब जो है खामोशी से वहाँ फरार हुए।
तो उस सब जब ये सब माहदे तय हो रहे थे और ये सब तफसीलात तय हो रही थी, तो ये क्यों नहीं कहा जा रहा था, सोचा जा रहा था कि हमारे अपने कितने लोग यहाँ पर हैं और उनका इवैक्यूएशन प्लान क्या होगा। और सर ठीक है, दो बातें बहुत मैं सर मैं आपकी तरफ आता हूँ तो आप जरा इसको कंक्लूड कीजिएगा। एंड आई एम श्योर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये जिस चीज़ का अभी हम इन अल्फाज में तज़िया कर रहे हैं जो आपने कहा, ये ज़ाहिर है बड़े तारीखी लम्हात हैं और ये तारीखी किताबों में लिखे जा रहे हैं। तो तारीखी किताबों में लिखा जाएगा कि एक बार फिर, एक तो एकेडमिक लेवल पे डिस्कशन होता है, फिर एक मास्टर्स के लेवल पे होता है, उसमें लिखा जाएगा कि एक बार फिर तारीख ने अपने आप को दोहराया। फिर अमेरिका ने ये किया कि जब अपना सिलसिला उनको लगा कि बस अब खत्म हो जाना चाहिए, तो बस वो चले गए, अपने कुत्तों को भी ले गए जहाज़ में, मेक श्योर किया कि सारा हो जाए, और बाकी लोगों को जानवरों की तरह मैं बोला इस्तेमाल नहीं करना, छोड़ दिया कि वो लड़े मरे जो भी है मामला। ये तारीख लिखा जाएगा मेरे ख्याल में इन अल्फाज में। अब एम्बेसडर साहब ये बताइएगा, फिर हम कंक्लूड करते हैं इसको कि एम्बेसडर साहब अब ये अगर इन्हीं वजूहात की बुनियाद पे ये अगर अमेरिका और बाकी नेशंस तालिबान से कहें कि जनाब हम 31 से आगे यहाँ रहना चाहते हैं ताकि ये सारा एवैक्यूएशन और ये सब कंप्लीट करें, तो वहाँ सुहेल शाहीन तो कह रहे हैं कि एक दिन भी जो इजाफी होगा तो हम आपके तसल्लुत में एक्सटेंशन काउंट करेंगे और इसके अपने नताइज होंगे। तो अब क्या होगा आपके ख्याल में, डेडलॉक है, इसका कोई हल निकल आएगा? इसमें काफी मुश्किलात आएंगी। अच्छा। इसलिए कि जो ओरिजिनल यूएस तालिबान एग्रीमेंट था उसमें जो डेट तय की गई थी इंसला की, वो 1 मई थी, आपको याद होगा। फिर चूंकि प्रेसिडेंट ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन से बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन तक जो ट्रांजिशन हुई और उसमें जो वक्त जाया हुआ, उसके बाद रिव्यू हुआ और फिर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसाइड किया था कि अब नई इंसला की डेट 11 सितंबर होगी। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट बाइडेन ने खुद ही उस डेट को 31 अगस्त पे लाके फिक्स किया। तो अब 31 अगस्त के हिसाब से सारे वाकयात ये हुए, लेकिन अगर अब इस डेट में अमेरिकन को कोई एक्सटेंशन फर्दर करना पड़ती है, जो कि शायद करनी पड़ जाए ग्राउंड के हालात की वजह से, तो उसमें फिर काफी मुश्किलात आएंगी, मुश्किलात होंगी। और सर फाइनली अगर ये बता सके एम्बेसडर साहब, ये आप कह रहे हैं मुश्किलात आएंगे, अब देखते हैं क्या होता है। ये अभी खबर आई है, आपके इल्म में है कि ये क्रिकेट सीरीज भी पाकिस्तान अफगानिस्तान की अब वो नहीं हो रही, इल्तिवा का शिकार हो गई है। इस पर तो बड़ा लग रहा था कि ये मामला हो पाएगा, कुछ है आपको इत्तला कैसा? नहीं, उसकी मेरा ख्याल है स्लॉटिंग होनी है मैचेस की, कैंसिल नहीं हुई। उसमें मेरा ख्याल है कि अभी हमने वीजे वगैरह टीम को जारी कर दी है। पहले तो टीम ने उनकी श्रीलंका जाना था, जहाँ के कोई अफगान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से जरा ये कह रहे हैं कि 2022 तक उन्होंने कह दिया कि ये सीरीज अब नहीं हो पाएगी फिलहाल। अभी एज वी स्पीक ये खबर चल रही है। कोई नई डेवलपमेंट होगी, मुझे देखना पड़ेगा इसको। राइट। और फाइनली फैज रहमान साहब, फिर आप बताइए कि अभी आपको क्या लगता है मामला अगले कुछ दिनों में कहाँ जाएगा? देखिए, जाहिर है कुछ हालात तो बेहतर होंगे क्योंकि पूरी तवज्जो एडमिनिस्ट्रेशन की ये है, लेकिन मैं आपके कमेंट की तरफ जाना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात की कि तारीखी किताबों में देखिए 3 अल्फाज लिखे जाएंगे। ओके। अमेरिकन ग्रीड, अमेरिकन इनकॉम्पिटेंस एंड अमेरिकन सेल्फिशनेस। ये 3 चीजें हैं जो लालच, इनकी नाअहली और खुद गर्जी, ये 3 चीजें बहुत नुमायां होकर सामने आई हैं। पूरी दुनिया ने देखा है कि एक C-130 प्लेन इन्होंने उड़ा दिया, जबकि इनको मालूम था कि वहां पर बंदे लोग बैठे हुए हैं उसके विंग्स पर, चिपके हुए हैं जहाज से, और उसके बावजूद भी अपने डर, खौफ और अपनी खुदगर्जी की इन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की है। और ये वो इमेजेस हैं जो रहती दुनिया पर याद रहेंगे। जो अपना वियतनाम का तो एक आध सीन थे, एक आध पिक्चर्स थी जो मशहूर हुई थी, लेकिन ये जो लेगेसी है, अमेरिकन लेगेसी इन अफगानिस्तान, इसमें इतनी चीजें सामने आई हैं कि हम सबको इंतहाई, खुद मैं एक अमेरिकन शहरी के तौर पर इस पर इंतहाई शर्मिंदा और नादिम हूँ। और मतलब मुझे हैरत है कि आखिर ये जो ग्रीड और इनकॉम्पिटेंस और सेल्फिशनेस है, ये इस मुल्क को कहाँ ले जाएगी, ये हॉन्ट भी करेगी। थैंक यू वेरी मच एम्बेसडर साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया। फैज रहमान साहब, थैंक यू वेरी मच सर। के हवाले से हम बात कर रहे थे, एक ब्रेक लेते हैं। पाकिस्तान सियासत, शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर नैब ने बुला लिया है, क्या एक बार फिर गिरफ्तारी का इम्कान है? इल्ज़ाम क्या है, इल्ज़ाम का जवाब क्या है? एहसन इकबाल साहब ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे। पाकिस्तानी सियासत में एक और पेशरफ्त ये है कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को कल एक बार फिर तलब कर लिया है नैब ने, और अब की दफ़ा मामला है रावलपिंडी मेट्रो के हवाले से कि जनाब नैब कहता है मुबैना बेज़ाब्तगियाँ हैं, हम इसकी तहकीकात कर रहे थे, जिसमें बात सामने आई है कि जो वर्किंग पेपर है उसके मुताबिक जो एक कंपनी को ठेका दिया गया
और इसके लिए कोई बाकायदा कवायद व ज़वाबित पेपरा रूल्स है वो किसी पे अमल नहीं किया गया। बस शहबाज शरीफ साहब की मंजूरी से कंपनी को रावलपिंडी मेट्रो में ठेका दे दिया गया। किस कंपनी को ठेका दिया गया, किसकी कंपनी है? ये कंपनी है जनाब एहसन इकबाल साहब के भाई जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब की। क्या ठेका है? नैब के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक, गैर कानूनी तौर पर मेट्रो बस मंसूबे में तज़ीनो आराइश का ये ठेका दिया गया है और जनाब इससे नैब के मुताबिक करोड़ों रुपए की करप्शन इसमें साबित हुई है, जिसकी मुजव्वज़ा मालियत इस कॉन्ट्रैक्ट की तकरीबन 450 मिलियन रुपए से ज़ायद की है, यानी कि तकरीबन 45 करोड़ रुपए की। एहसन इकबाल साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। सर बहुत शुक्रिया। पहले तो बताएं साहब क्या कल खुद इसमें जाएंगे या क्या है मामला? नैब जा रहे हैं कल शहबाज साहब? देखिए, बहुत शुक्रिया वसीम, आपने ये मसला उठाया, लोगों को भी जरा हकीकत पता चले कि नैब की हकीकत क्या है। आपको याद होगा कि मेरे खिलाफ जो नारोवाल स्पोर्ट सिटी का रेफरेंस बनाया गया उसमें ये दावा किया गया कि 6 अरब रुपया बॉर्डर से 800 मीटर के फासले पे लगा दिया गया है और फिर बाद में ये खबर हुई कि उस प्रोजेक्ट की तो टोटल मालियत ही 2.9 बिलियन है, तो उसमें 6 अरब रुपया कहाँ से लग गया? और बॉर्डर से 800 मीटर होने की जहां तक बात है, अगर कोई गूगल मैप कर ले तो अंदाजा हो जाएगा उसे कि नारोवाल स्पोर्ट सिटी का बॉर्डर से फासला जो है वो बहुत ज्यादा है बनिस्बत लाहौर डिफेंस सोसाइटी के जो आखिरी सेक्टर वाघा बॉर्डर के करीब बन चुके हैं उसके मुकाबले में, तो वो बहुत ज्यादा 12-14 किलोमीटर का फासला है। तो ये उनकी हकीकत है। अब ये भी जो मुकदमा इन्होंने बनाया है शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ और जिसमें मुबैना तौर पे मेरे भाई का नाम इस्तेमाल किया गया है, ये टोटल जो पेमेंट है तकरीबन 8.5 मिलियन की है, 85 लाख रुपए की। और आप कह रहे हैं पूरा मंसूबा, पूरा कॉन्ट्रैक्ट की मालियत ही 85 लाख अरब की डेवलपमेंट करा चुका हो, बजट देख चुका हो, और मैंने भी अपनी वजारत में 3,200 अरब रुपए की रिलीजेस की है डेवलपमेंट के लिए, और मैंने कह चुका हूं कि भाई उस 3200 अरब में से कोई 32 पैसे निकाल के लाओ। अब जहां तक इस प्रोजेक्ट का ताल्लुक है, ये प्रोजेक्ट नेस्पाक ने किया है और मुस्तफा कमाल की जो फर्म है वो नेस्पाक की सब कॉन्ट्रैक्टर इसलिए थी कि ये जो इलाका है जहां पे मेट्रो बनी है इसकी ओरिजिनल डिजाइनिंग उसने जनरल मुशर्रफ के दौर में एज कंसल्टेंट टू सीडीए की थी। आप मुझे बताइए कि जनरल मुशर्रफ की हुकूमत से मैंने अपने भाई को कंसल्टेंट लगवा दिया था सीडीए का, वो एक प्रोफेशनल है, ही डज प्रोफेशनल वर्क। और ये बात मैं समझता हूं कि इंतहाई अफसोसनाक है कि ये लोग जब मेरे खिलाफ कोई चीज नहीं निकलती तो ये छोटे छोटे 80-85 लाख के वो मंसूबे जो कवायद व ज़वाबित के मुताबिक हुए हैं उनको मुतनाज़े बना के 45 करोड़ की करप्शन और कहानियां बनानी, और उसके बाद हकीकत यह है कि उसके अगेंस्ट टोटल पेमेंट जो है 8.5 मिलियन की। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप कह रहे हैं सारा कॉन्ट्रैक्ट की मालियत 85 लाख है। जी एक बात वाजे कर दूं, आपने अभी कहा कि कवायद व ज़वाबित और पेपरा रूल्स, वहां पे नेस्पाक ने जो उनको एंगेज किया सब कॉन्ट्रैक्टर अपने रूल्स को फॉलो किया। मैं चेयरमैन नैब से पूछना चाहता हूं कि अगर आप पेपरा रूल्स के इतने ही डिफेंडर हैं तो करतारपुर नारोवाल में जो मंसूबा बना 17 अरब रुपए बगैर पेपरा रूल्स के सिंगल सोर्स के ऊपर FWO से बनवा लिया गया, उसकी कोई बोली नहीं हुई, उसका कोई टेंडर नहीं हुआ। आप अगर 85 लाख के एक मंसूबे का नोटिस ले रहे हैं कि कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी हुई है, जनाबे चेयरमैन नैब साहब जरा 17 अरब रुपए का नोटिस लेके दिखाएं, मैं आपको मानूंगा। कितने आप पहलवान हैं जो कहते हैं कि मैं केस अगर टेलीफोन में कनेक्ट कर सकें एहसन इकबाल साहब को, क्योंकि इनकी आवाज़ हमें स्काइप नहीं आ रही। 85 जी 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 अच्छा, ये ठीक है। ये आपने अपने मुकदमे में भी ये करतारपुर वाली ये बात उठाई थी और ये इसका यू हैव अ पॉइंट देयर, लेकिन आप इस पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट के हवाले से आप यानी अगर वो ये कहें बिंग डेविल्स एडवोकेट कि वो ठीक है, वो एक अलग मामला और ये ठीक है, लेकिन आप इस पर्टिकुलर केस में 85 लाख या 85,000 जो भी हो इसको साबित कर पाएंगे कि अपॉइंटमेंट पेपर रूल्स के मुताबिक वो कर पाएंगे? मैंने जैसे कहा कि जो उनका ये कॉन्ट्रैक्ट है वो तमाम कवायद और ज़वाबित के बाद है, और ही इज नॉट द कॉन्ट्रैक्टर ऑफ द गवर्नमेंट। कॉन्ट्रैक्टर ऑफ द गवर्नमेंट इज नेस्पाक। नेस्पाक ने जहां पे वो डिफरेंट
प्राइवेट सब कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं, कवायद और ज़वाबित के मुताबिक, अपने रूल्स के मुताबिक उन्हें इसलिए एंगेज किया कि जो ओरिजिनल डिज़ाइन था वो जनरल मुशर्रफ के दौर में एज कंसल्टेंट टू सीडीए इनकी फर्म ने किया था। और इसके अलावा ये बात भी मैं बता दूं कि लाहौर मेट्रो की जो हॉर्टिकल्चर डिजाइनिंग थी वो इन्होंने प्रो बोनो बेसिस पे की हुई थी, एक पैसा नहीं लिया। और क्योंकि वो तजुर्बा इनके पास था लाहौर मेट्रो की डिजाइनिंग का, तो इसलिए नेस्पाक ने उन्हें एंगेज किया कवायद और ज़वाबित के मुताबिक। तो कल ये भी मैं आपको बता दूं कि ही इज नॉट ए न्यू कमर, वो 25-35 साल से ये काम कर रहा है। जब परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर थे तो 90 शारे कायदे आजम से लेके यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट उसने अपने मेरिट के ऊपर किए हुए हैं। तो एक बंदा जो प्रोफेशनल है वो अपना प्रोफेशनल काम करता है, आप उसे सिर्फ इसलिए पिक कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं कि वो मेरा भाई है और क्योंकि मेरे खिलाफ आपको कुछ नहीं मिल रहा तो अब आप मेरे खानदान को हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पॉइंट आ गया, ठीक। अब जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, कल जा रहे हैं इस केस में फिजिकली? जी देखिए, उसका वो वकला से जो भी उनके कानूनी टीम उनको मशवरा देगी उसके मुताबिक वो फैसला करेंगे। आप लोगों को ये लगता है जायज़ नाजायज़ है, उस पर आपकी अपनी राय सारी कुछ, लेकिन ये हालात एक बार फिर शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी की तरफ जा रहे हैं आपके ख्याल में? देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब के आसाब के ऊपर शहबाज शरीफ साहब सवार हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त एक मुतबादिल क़यादत है मुल्क के अंदर, जो मुल्क को इस बहरान से निकाल सकते हैं। और इस वजह से वो हर नाजायज़ हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब को केसों में उलझाया जाए, उनकी किरदार कुशी की जाए। लेकिन अब पाकिस्तान के अवाम जान चुके हैं। अब मैंने कहा ना कि आप देखिए कि जो शख्स वज़ीर आला रहा है और उसने तकरीबन 3000 अरब का बजट जो है सुपरवाइज किया है, उसके खिलाफ जो वो 85 लाख का प्रोजेक्ट है उसमें 50% शेयर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का था। गोया के आप 42-42.5 लाख की पेमेंट जो है एक प्रोजेक्ट पे उसके ऊपर केस बना रहे हैं। तो कहाँ वो अरबों के इल्जामात जो आप उन पे लगाते थे और कहाँ अब आप ये इंटरेस्टिंग है। और अब आप देखें, हम देखते हैं कि ये सब जब अदालत में पेश होता है तो फिर इसके बाद आगे मामला कहाँ जाता है। ज़रा मुझे बस क्विकली एक दो और चीज़ों में भी, ये मरियम नवाज शरीफ साहबा की खबर आई कि वो कोरोना से रिकवर कर गई और वो सारा बड़ी अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 29 तारीख के जलसे में क्या मरियम नवाज शरीफ साहबा जाएंगी कराची, जो PDM का जलसा हो रहा है, या शहबाज शरीफ साहब जाएंगे? जी, अभी उनकी अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाबी हो गई है और हम उम्मीद करते हैं कि वो, क्योंकि मैं भी कोरोना से अभी सेहतयाब हुआ हूँ चंद दिन पहले, और ये कोरोना जब आपको अटैक कर जी ज़रा रिकनेक्ट कर लें। 29 तारीख को पाकिस्तान, जी अच्छा, तो अभी यानी इस हवाले से आप कह रहे हैं कोई हतमी फैसला नहीं हुआ कि मरियम बीबी ने जाना है 29 तारीख को या नहीं, यही कह रहे हैं? जी। अच्छा, और ये इसमें एक बात और बता दें एहसन इकबाल साहब, आपने ये बताया था कि तहरीक अदम एतमाद का पीपल्स पार्टी का इसरार है कि पंजाब में आप लोग क्यों साथ नहीं देते, हम ये करके दिखाएंगे। जिसके जवाब में आपने कहा कि भाई जहां नंबर हमारी फेवर में है, यानी कि सेनेट में, वहां तो हम पहले ये कर दिखाएं। सो वी विल हैव अ गुड रीजन टू बिलीव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि हम ये काम, ये मश्क दोहरा सकते हैं पंजाब असम्बली में भी। तो आपकी इस पेशकश का कोई जवाब आया पीपल्स पार्टी की तरफ से आपको, चेयरमैन सेनेट? जी देखिए, वो मुझसे एक रिपोर्टर ने सवाल किया था कि पीपल्स पार्टी की ये तजवीज़ जो है आप इसको क्यों नहीं कबूल करते। तो मैंने ये कहा कि पंजाब में 20 MPs का फर्क है, जबकि पीपल्स पार्टी के पास तो सिर्फ 6 MPs हैं। तो अगर वाकई अदम एतमाद में वो संजीदा हैं और वो समझते हैं कि उससे कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, तो फिर सेनेट के अंदर पीपल्स पार्टी के पास कुछ एक्स्ट्रा सेनेटर्स की हमायत हासिल है जो बाप पार्टी से उनके पास आए थे। उन्होंने लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए उनकी हमायत की थी। तो अगर उस अक्सरियत की बलबूते पे हम सेनेट में कोई तब्दीली ला सकें तो फिर कुछ ज़रा कॉन्फिडेंस होगा कि शायद पंजाब में भी ये काम चले। लेकिन जो तारीखी तौर पे मालूम होता है वो ये है कि जब नो कॉन्फिडेंस होता है तो हुकूमत की और रियासत की मशीनरी हरकत में आती है। उनके बहुत से वसाइल होते हैं, वो किसी को डराते हैं, किसी को ललचाते हैं। आपकी इस पेशकश पर आप पीपल्स पार्टी के जवाब के मुंतज़िर हैं, अभी तक जवाब नहीं आया आपको पीपल्स पार्टी की तरफ से इसका? कोई नहीं, कोई अभी ऐसा ही बात नहीं, कोई रस्मी तौर पे उनसे राब्ता नहीं हुआ। और सर फाइनली एहसन इकबाल साहब एक बात बता दें, ये नवाज शरीफ साहब की, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साहबजादे की
जो तकरीब हुई है निकाह की, उसमें शिरकत से एक बार फिर ये बात वाज़ेह हो गई ना, और अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे सेहत तो सलामती के साथ, लेकिन ये बात फिर वाज़ेह हो गई कि इसका मतलब मामला सेहत का तो नहीं है। ज़ाहिर है जो सारे इमेजेस आए हैं, कभी वो पोलो कभी शादी, तो इसका मतलब मामला इतना दगरगू नहीं है सेहत का कि वो पाकिस्तान में ना आ सकते हो। सेहत का दिगरगू होने का मतलब ये नहीं होता कि आप स्ट्रेचर पे पड़े हो, आपको आईसीयू के अंदर ऑक्सीजन लगी हो, उसके अलावा आपकी सेहत क्रिटिकल नहीं हो सकती। देखिए इतनी अलालत के जिसके बाद आप कहें कि मैं ट्रैवल नहीं कर सकता, उसका मतलब तो यही होता है ना। अगर मैं आपको अर्ज करूं ना, देखिए अल्लाह ताला उनको भी लंबी जिंदगी दे, मियाँ साहब को। मरहूम हासिल बजिंजो साहब क्रिटिकली इल थे, टर्मिनली इल थे, लेकिन अपनी वफात से चंद दिन पहले तक वो चलते फिरते थे, तमाम मजालिस में शरीक होते थे, एक्टिविटीज करते थे। तो लिहाजा इंसान की जो सेहत है, आप क्रिटिकली इल हों, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप चलने फिरने से भी माजूर हों। आप डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट है उनके बारे में वो हाई कोर्ट में जमा हो चुकी है, और अगर हुकूमत को उस पर कोई एतराज़ है तो वो हाई कमीशन के जरिए उन डॉक्टर्स की रिपोर्ट को चैलेंज कर सकती है। आप तो बर्तानिया को भी कन्विंस नहीं कर पाए ना कि वो इतने बीमार हैं कि जिसकी वजह से उनका बर्तानिया में रहना नागुज़ीर है, वरना उनकी वीजा एक्सटेंशन के हवाले से वो फैसला ना आता ना जो आया। देखिए उनका जो भी हेल्थ कंडीशन है उसके बारे में एक मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, तो किस बात ने रोका हुआ है पाकिस्तानी हुकूमत को कि ये पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट की जो ऑथेंटिसिटी है उसको वहां पे वेरीफाई कर ले, तो सब बात क्लियर हो जाएगी। लेकिन किस बात ने रोका बर्तानिया को कि वो इस बात पे कन्विंस नहीं हुआ कि इतने बीमार हैं कि इनकी वीजा में एक्सटेंशन कर दिया जाए? देखिए भारतीय ताल्लुकात होते हैं, कई दफा उसमें उनकी ऐसी बंदिशें होती हैं या सफारती कंसिडरेशंस होती हैं। ये तो बरतानिया की हुकूमत ही इसके बारे में कोई बात कर सकती है, लेकिन उन्होंने जो भी फैसला किया उसकी अपील जो है वो हो गई है, और उनका एक जुडिशल सिस्टम है, और हमें उम्मीद है कि उसके अंदर जो फैसला है वो नवाज शरीफ साहब के जो सेहत के पेश नज़र उनके हक में होगा। बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पंजाब में मीनार पाकिस्तान के बाद एक और इंसिडेंट आया, एक और खातून के साथ बदतमीज़ी का। आज एक माँ बेटी के साथ रिक्शा वाले की ज़्यादती का वाक़या आया। ये क्या हो रहा है और ये पकड़े गए लोग, क्या होगा इनके साथ, बात करते हैं ब्रेक के बाद। मीनार पाकिस्तान पर एक वाक़या हुआ जिससे सब हिल के रह गए, जिस पे सब बहुत ही अफसरदा हैं। फिर उसके बाद एक और फुटेज सामने आई 14 अगस्त की ही, उसी इलाके की, जहाँ पर ख़वातीन रिक्शे में जा रही हैं। पीछे एक है जो कि हमें फ़िक्र कसरा, और ऐसे में एक मैं क्या कहूँगा, कम से कम लोग इस्तेमाल करूँ कि एक बदबख्त उसे उठता है और वो बाकायदा वो उनके साथ वो एक अमल करता है खातून के साथ। और अभी अब ये सब सुन के सब हैरान परेशानी थे कि आज एक और वाक़या, अगरचे उसका एक पहलू ये है बट जो कि मुस्बत पहलू है कि वो पकड़े गए हैं, लेकिन बिल्कुल मोटरवे तर्ज का एक वाक़या पेश आया लाहौर में कि मोटरवे रिंग रोड जाती केस का, कि जब बिहाड़ी की 35 साल खातून, आप सोचिए 35 साल खातून हैं, उनके साथ 15 साल की बेटी है, ठोकर न्यास बेग बाईपास पर वो उतरती हैं। वहाँ से वो सदर कैंट ऑफिसर कॉलोनी में अपनी बहन के घर जाने के लिए रिक्शा पर सवार होती हैं। रिक्शा ड्राइवर और उसका साथी उन्हें एलडी एवेन्यू में वीरान जगह पर ले जाते हैं, और जहां दोनों को, माँ बेटी को मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। फैज़ुल हसन चौहान साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं, टेलीफोन लाइन में मौजूद, स्पोक्स पर्सन पंजाब गवर्नमेंट। सर बहुत ये मुस्बत है पहलू, अच्छी बात है कि पकड़े गए, लेकिन एक खौफनाक पहलू ये है ना कि फयाज साहब, यानी इसका मतलब लोग कांप नहीं रहे, लोग डर नहीं रहे, वरना जब इतनी ज़ैनब इशू, कसूर, ये वो इतना शोर मच जाए, उसके बाद उसूलन तो होना चाहिए कि रियासत का और कानून का इतना खौफ हो कि कोई ऐसी हरकत करते हुए डरे। अभी भी ये वाक़यात हो रहे हैं, इसका मतलब और उसमें ज़ाहिर आप जानते हैं कि कुछ % ही रिपोर्ट होते हैं, वाक़यात तो पता नहीं कितने होते हैं, तो ये बड़ा अफसोसनाक पहलू नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और वो कहते हैं ना कि हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। हाँ, अब ये लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर, इसके दो पहलू हैं। एक तो लोग से मुराद है कि हुकूमत, रियासत, अदारे, पुलिस, इंतजामिया। दूसरा लोग से मुराद है इटसेल्फ लोग, कि जो आम पब्लिक इंडिविजुअली कम से कम ठहरे, वो सोचे समझे कि ये क्या चीज हो रही है। तो बात आपकी ठीक है कि ये अक्सर केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं होते। मैं ये समझता हूँ कि ये जो इस किस्म का एक्ट करने वाले लोग हैं, ये शैतान और इब्लीस की खास औलाद होते हैं, खास औलाद। ये खबासत में और जलालत में जो ना अपनी इंतहा को होते हैं अपनी फितरत में। ये
तो फिर इन लोगों के साथ होना भी वही चाहिए ना, जो अगर शैतान और इब्लीस हमारे सामने आए तो हम उनके साथ करना चाहेंगे। हाँ। अब इसमें ना एक तो रियासत की और रियासती इदारों की जिम्मेदारी होती है, जिसमें हम कंसिडर होते हैं बीइंग जनाब इक़्तिदार और ट्रेजरी बैंक से ताल्लुक रखने की हैसियत से, कि हम अपने ज़ेरे तहत और मातहत जो अदारे हैं उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। आप एक चीज़ देखेंगे इन 3 सालों में कि सरदार उस्मान बुज़दार साहब की सुपरविजन में, उनकी वज़ारत आला में जब भी कोई ऐसा केस आया या उसको पब्लिकली हाइप मिली, उसमें हमने डिले नहीं किया। अब ये सियालकोट लाहौर मोटरवे गुजरपुरा का वाकया 2 दिन के अंदर तफ्तीश कंप्लीट हो गई थी, पहले 2 दिन के अंदर एग्जैक्ट 100% तफ्तीश कंप्लीट हो गई थी, फिर गिरफ्तारी चंद हफ्तों के अंदर होगी सारे मुलजमों की। अब ये ग्रेटर इकबाल पार्क का हुआ, 2 दिन के अंदर जनाब आपकी जनाब तकरीबन 25 से लेके 50 जना वो एग्जैक्ट जो मुजरिम थे जना उनको गिरफ्तार किया, पूरे केस को जना वो उसकी जनाब से हाथ लिया। इसी तरीके से अब ये चूंग वाला जो वाकया हुआ है, अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए तो दोनों मुलजिम पकड़े गए, जना दोनों को गिरफ्तार कर लिया। और ये भी कोई रात चलते या कोई एनोनिमस या नामालूम या बेगुनाह नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि हुकूमत और हुकूमती अदारे तो यही कर सकते हैं, फिर उसकी प्रोसिक्यूशन मजबूत तरीके से हो। आगे आ जाता है अदालतों का काम, कि अदालतें फिर इस इशू पे भी कम से कम ऐसे केसेस में थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि रवायत से हट के भी इसके ऊपर स्टैंड लें। रवायत होती है ना अदालतों की, रवायत ये है कि जो सबूत आएंगे, जो जनाब फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, उसकी रोशनी में उन्होंने जनाब फैसले देने, ठीक है ये होता है। लेकिन इस किस्म के केसेस के अंदर मैं समझता हूँ कि हमारे अदालती सिस्टम के अंदर जो अरबाब दस्तोफशाद है उनको भी थोड़ा आउट ऑफ द वे इन लोगों को सजा देने के लिए कोई अपना रोल, थोड़ा सा एक्टिविज्म अगर यहाँ भी नजर आ जाए तो कोई मसला जुल्म बच्चे जन रहा है कूचो बाजार में, तो अदल को भी साहिब औलाद होना यहाँ पर भी हो, यहाँ पे भी जुडिशियल एक्टिविज्म हो। तो मैं ये समझता हूँ कि फिर कोई 15, 20, 30 ऐसी एग्जांपल्स बनेंगी। कोई फांसी के फंदे पर लटका है, कोई जनाब उम्र कैद काट रहा है, कोई जनाब जो कानून के दायरे के अंदर रह के निशाने पर, तो फिर शायद इन खबीसों को जो किसी की माँ बहन बेटी को अपना नहीं समझते, सरे बाजार मजलूम और बेआसरा और बेसहारा खवातीन के ऊपर इस तरह करते हैं, तो आइंदा फिर वो सोचेंगे 100 दफा। अच्छा, अब ये एक जो वाकया हुआ है 14 अगस्त की, एक फुटेज आई, इसका मैंने तस्करा किया कि खवातीन रिक्शे पर जा रही हैं और वो एक मजमा फ़िक्रे कस रहा है और उसमें से फिर एक इतनी जुर्रत करता है कि वो बाकायदा खातून के साथ अमल करता है, वो नहीं पकड़ा गया। उसकी कोई आपको लीड मिली है? कोई वो लड़का नहीं पकड़ा गया? उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो सेफ सिटी कैमरास के जरिए से जो मोटरसाइकिल पीछे आ रहा था उसके नंबर के जरिए से, मोटरसाइकिल का जो नंबर है, बंदा तो एक ट्रेस किया और फिर उस खातून तक भी पहुंचा गया, उसको भी ट्रेस किया। खातून जो है वो थोड़ा सा जना फ्रंट फुट पे नहीं आना चाहती, ठीक है ना, वो थोड़ा सा अवॉइड कर रही हैं, लेकिन फिर भी उसकी तफ्तीश भी जारी है और उम्मीद है कि वो भी जो है वो चंद एक घंटों के अंदर, एक आध दिन के अंदर जो है ना वो खबीस भी जो है ना वो कानून के शिकंजे में होगा इंशाल्लाह। मीनार पाकिस्तान मामले में 126 अफराद गिरफ्तार हुए, मजीद कितनों की तलाश है, क्या है? देखें, ये हमने जो जियो फेंसिंग की थी पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने, इनाम गनी साहब की क़यादत में 4-5 टीमें बनी थी, तो 3 घंटों के अंदर वहां पे 28,000 लोग आए थे। उन 3 घंटों के अंदर 28,000 लोग पार्क के अंदर मौजूद थे। फिर उसको मजीद जो है ना वो नैरो किया गया, तो उस आयशा लड़की के मोबाइल के इर्द गिर्द जो है वो 400 के करीब जनाब अफराद को जो जियो फेंसिंग के जरिए से ट्रेस किया गया। फिर उन 400 को, उन तमाम जो 20, 25, 30 किस्म की मुख्तलिफ वीडियोस लीक हुई थी, उनके साथ ट्रेस करके, नादरा को यूज करके, पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी को यूज करके, वो तकरीबन कोई 126, 27, 28 के करीब आई थिंक सो के जना गिरफ्तार हो चुके हैं। उनकी शिनाख्त तो सारी गिरफ्तारियां इस केस में जितनी चाहिए थी हो गई है, अभी मजीद नहीं अभी है, अभी भागे हुए हैं। अभी तो 25-30 तो जाके जनूबी पंजाब से पकड़े हैं, कोई मन्नू भागा हुआ है। टोटल कितने अफराद की तलाश है इसमें? जो 400 का फिगर चल रहा है वो ऐसा ही है? 300 से 400 के दरमियान है। बहुत शुक्रिया फैज़ल हुसैन चौहान साहब, और इस पर तो अपने कई घंटों बात हो सकती है। खुलासा यही है, आखिरी इसमें जुमला ये, आखिरी कलाम इस पर यही है कि कोई किस तरह किसी को कैसे ड्रेसअप होना चाहिए, कहाँ आना चाहिए, वो ये बिल्कुल एक ये अलग बहस है। किसी भी इंसान को, वो इंसान के लाने का लायक नहीं है, वो शायद जानवर के लाने का भी लायक नहीं है। जो किसी भी हवाले से किसी भी खातून को, माँ बहन बेटी को, किसी भी हवाले से ऐसा कोई अमल करे, और बिल्कुल ऐसे लोगों के साथ वही अंजाम होना चाहिए जो कि किसी ऐसे जानवर के साथ हम करना चाहते हैं, जो कि जब पागल हो जाता है तो फिर हम जो कहते हैं ना कि इस जानवर के साथ अब ये कर दो चूँकि पागल हो गए, उसके साथ बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। ज़िंदगी सेहत रही तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।
मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।